नमस्कार दोस्तों, जीएक्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ जो वनडे एग्जाम में पूछा करते हैं भारत के व्यक्तियों के उपनाम, भारतीय व्यक्तियों के उपनाम, भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। तो पहले हम देख लेते हैं 11 प्रश्न है इसमें भारतीय व्यक्तियों के उपनाम से। उसमें हम आपको चर्चा करेंगे कौन थे, कौन किसको क्यों बोलते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं भारत के बिस्मार्क किसको बोलते हैं। तो भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत के शेक्सपियर कालिदास, भारत के मैकियावेली चाणक्य, भारत का तोता या हिंद का तोता अमीर खुसरो, भारत के एडिसन शंकर अम्बाजी, भारत के न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत के आइंस्टीन नागराजुन, भारत के मिल्टन अश्वघोष और भारत के हीरा गोपाल कृष्ण गोखले और भारत के हीरा शहर सूरत। इतने हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत के बिस्मार्क। तो भारत के बिस्मार्क कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे भी याद कीजिएगा, बहुत से बिस्मार्क है, बहुत से वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क जर्मनी का था और जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में यानी जर्मनी को एकीकरण करने में, जर्मनी को एक करने में 33 या 38 को उसका प्रांत था। आसपास जर्मनी का जो भी हब्सबर्ग के आसपास जो प्रांत थे उसको एक करने का काम कौन किया था? जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क जी ने। उसी प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने जब आज़ादी के भारत में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में बहुत सारे देशी रियासत थे, उसको एक करने का काम वल्लभ भाई पटेल ने करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क बोलते हैं। ठीक है, बिस्मार्क को याद कीजिएगा। बिस्मार्क से कहता है रक्त और लौह की नीति। अगर पूछेगा, देखिए रक्त और लौह की नीति अगर भारत के संदर्भ में पूछेगा तो आपको बलबन याद रखिएगा। गयासुद्दीन, जो बलबन आपको दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सबसे अंत में आते हैं बलबन। तो बलबन भारत की तरफ से रक्त और लौह की नीति थी। और वर्ल्ड की बात करें तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क लाया था। ऐसे बिस्मार्क तो बाद की है, बलबन पहले है, बिस्मार्क बाद में। बिस्मार्क तो 19वीं शताब्दी के मध्य में, 9वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में 1800 के आसपास बिस्मार्क कहते हैं। अब बलबन तो आपको 1200 उसके पहले थे, 1200-1300 के आसपास। तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें, रक्त और लौह की नीति का अनुसरण, रक्त और लौह की नीति का अनुलंबन, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादक जो भी पूछे तो उसमें बलबन होगा, गयासुद्दीन बलबन। और अगर पूछेगा रक्त और लौह की नीति वर्ल्ड लेवल पर, विश्व वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर, तो वहां क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। तो ऐसे भी याद कीजिएगा, ब से बिस्मार्क, ब से बलबन, ब से बिस्मार्क और ब से बलबन। तो रक्त और लौह की नीति कौन किया था? अगर वर्ल्ड लेवल बात करें तो बिस्मार्क, और भारत के लेवल बात करें तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन? बलबन। आते हैं भारत के नेपोलियन। तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त का नाम है। भारत के नेपोलियन फ्रांस को जो क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय बहुत ही इनका अहम योगदान था फ्रांस की क्रांति को करने में। और नेपोलियन विश्व का बहुत ही महानतम, फ्रांस का एक महानतम शासक था। और जो फ्रांस में जो चली आ रही थी भ्रांतियां, जो एक व्यवस्था जो बनी हुई थी उसको परिवर्तन कर क्रांति का नाम, एक तरह का कहने का मतलब कि एक जो लोकतंत्र स्थापित करने का, आंशिक रूप से लोकतंत्र स्थापित करने का काम कौन किया था? फ्रांस में नेपोलियन किया था। तो फ्रांस यूरोप के देश है, फ्रांस की राजधानी बर्लिन है। तो नेपोलियन, भारत के नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त। रीजन क्या था? जिस तरह नेपोलियन विश्व में एक युद्ध भी नहीं हारा था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के चौथा शासक हैं, वो भी भारत में एक भी युद्ध नहीं हारते हैं। लेकिन एक द्वंद पाते हैं यहाँ कि नेपोलियन एक बार 1814 या 15 में रूस पर जो आक्रमण किया था, यानी कहीं लिखे होंगे 1815, रूस पर जो आक्रमण करता है वो नेपोलियन का पतन के कारण होता है। रूस पर आक्रमण नेपोलियन का पतन के कारण होता है। तो एक युद्ध नेपोलियन हार भी गया था रूस से, जबकि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो जो हमारे इतिहासकार ने शायद बीएस स्मिथ ही कहे हैं कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो स्मिथ जी एक बात हमको बताइए, नेपोलियन तो एक भी युद्ध हार गया था, समुद्रगुप्त तो एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो समुद्रगुप्त की उपाधि नेपोलियन से क्यों मिलती है? ऐसे भी समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच के बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त ऐसे होना चाहिए ना कि भारत के फ्रांस के समुद्रगुप्त किसको बोलते हैं? नेपोलियन को। ऐसा होना चाहिए ना, फ्रांस के समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन तो एक युद्ध हार गया था, जबकि समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध नहीं हारा था।
तो समुद्रगुप्त एक और क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के किस शासक के समय आपको स्वर्ण काल की शुरुआत होती है, तो यही चंद्रगुप्त के कार्यकाल से ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने चला, क्योंकि इसके कार्यकाल में बहुत ज्यादा प्रगति होती है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बहुत ज्यादा प्रगति होती है गुप्त वंश से संबंधित। और भारत का एकदम इंडियन जो कल्चरल डेवलपमेंट है, एंशियंट कल्चरल डेवलपमेंट गुप्त वंश को ही बोलते हैं और गोल्डन पीरियड बोला जाता है। तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त से बहुत एक दो और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, नेपोलियन, भारत के नेपोलियन, समुद्रगुप्त। भारत के शेक्सपियर, कालिदास को बोलते। देखिए शेक्सपियर अंग्रेज कवि थे शेक्सपियर, यहाँ लिखे हैं शेक्सपियर। तो शेक्सपियर इन इंग्लिश पोएट में, चाहे इन जो पोएट्री होती है उसके महारत हासिल थी इसमें शेक्सपियर को। तो उसी के उपनाम से कालिदास का भी उपनाम था, कालिदास को बोलते हैं भारत के शेक्सपियर। तो शेक्सपियर अंग्रेज कवि थे और शेक्सपियर के बहुत सारे पुस्तक का वन डे एग्जाम पूछता है, तो याद कीजिएगा हेमलेट, ओथलो और मैकबेथ। हेमलेट, ओथलो और मैकबेथ। एक जूलियस सीजर वाला कहानी भी है, जूलियस सीजर का प्रेम कहानी भी इस आपको शेक्सपियर की कहानी, शेक्सपियर के रचना में आते हैं। तो शेक्सपियर की रचना, और देखिए कालिदास के भी रचना बहुत सारे होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुक जाइए। कालिदास के भी रचना से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कालिदास के। तो कालिदास की रचना बहुत सारा, जैसे कि आपको कुमार संभ्रम, रघुवंशम। तो इसका एक ट्रिक है, ऋतु कुमार अभी विक्रम में है। देख कालिदास से रिश्ते, अच्छा कालिदास से हम बताते हैं आपको, आगे बताते हैं कालिदास के रत्न। कालिदास बहुत सारा से ऋतु संहार, कुमार संभ्रम, मालविक, बहुत सारे पुस्तक भी कालिदास लिखे हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। और कालिदास से और कुछ क्वेश्चन पूछता है कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मैकियावेली चाणक्य बोलते हैं। मैकियावेली ये इटली के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो इटली के जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, और इनका एक पुस्तक है, वर्ल्ड वाइड बहुत पूछता है, द प्रिंस पुस्तक। याद कीजिएगा, द प्रिंस पुस्तक कौन लिखा है, हु रोट द प्रिंस मैकियावेली। और मैकियावेली इटली के कथाकार थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। उनका जो पुस्तक है द प्रिंस, वो मॉडर्न फिलोसफी पर आधारित पहली पुस्तक था। फिलोसफी पर वर्ल्ड लेवल के, इंडियन फिलोसफी की बात नहीं करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल की फिलोसफी की बात करते हैं। तो मॉडर्न जो फिलोसफी पर आधारित एक पहली पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस किसका लिखा हुआ, मैकियावेली। कहाँ का था, इटली का था। इन्हीं को चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य कौन पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र, जिससे आपको क्या करती है, मौर्य वंश की आपको पॉलिटिकल कंडीशन, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, उसका कल्चरल कंडीशन मालूम चलती है मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त, इसको चाणक्य का और भी नाम होता है। चंद्रगुप्त का नाम विष्णु शर्मा भी है, और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, ठीक है। ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इनका एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे आते हैं। भारत का तोता या हिंद का तोता, अमीर खुसरो को बोलते हैं। भारत का तोता या हिंद का तोता, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म आपको पटियाली में हुआ था। ये बिहार ऐसा ही पूछा हुआ था, पटियाली में जन्म हुआ था, ये पंजाब में है। और अमीर खुसरो पटियाली 8 सुल्तानों को देखा था, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को कौन देखा था, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से कव्वाली और सितार यही बनाया था। कव्वाली जो आजकल चलता है ना, कव्वाली, एक आदमी बोलेगा उसका रिप्लाई में कुछ कव्वाली टाइप के जो गीत संगीत होता है, उसका फादर है, यानी सितार जो बजाते हैं, सितार और कव्वाली के पितामह हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भारत का तोता, भारत का तोता या हिंद का तोता, अमीर खुसरो। ये आपको दिल्ली सल्तनत के समय आए थे, भारत में ही जन्म हुआ था। अब बाद में इनको शायद कहीं कोई लेके चला जाता है, याद नहीं आ रहा है। भारत के एडिशन शंकर अंबाजी नायडे कुछ नाम है, शंकर अंबाजी। भारत के एडिशन क्या था, फादर ऑफ बल्ब का आविष्कार कौन किया था, थॉमस एल्वा एडिसन, जो अमेरिका का वैज्ञानिक था। तो भारत के एडिशन शंकर अंबाजी। भारत के न्यूटन ब्रह्मगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के न्यूटन कहते हैं गति के नियम के प्रतिपादक किए थे। और फर्स्ट न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम आता है, ठीक है। द्वितीय गति नियम से आपका व्यंजक बल के परिभाषा, बल का व्यंजक मिलता है। दूसरा से प्रथम से बल की परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। तृतीय गति नियम क्रिया प्रक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तो न्यूटन के 3 गो नियम है, ठीक है। तो न्यूटन भी बहुत बड़े, न्यूटन गति के नियम जो प्रिंसिपिया पुस्तक है, न्यूटन का एक पुस्तक है 1668 अप्रोक्स के आसपास, याद नहीं है 16 सही में 1665 के बाद ही एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था प्रिंसिपिया। और उसी पुस्तक में गति के नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। तो भारत के न्यूटन किसको बोलते हैं, ब्रह्मगुप्ता।
देखिए ब्रह्मगुप्ता, ये आपको बौद्ध बौद्ध वंश में ब्रह्मगुप्ता कौन थे भाई? ये ब्रह्मगुप्ता एक थॉट भी देते हैं, याद हमको नहीं आ रहा, हाँ याद हो गया। ब्रह्मगुप्ता ऐसे गुप्त वंश के एक मैथमेटिशियन है, गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश के काल में। और सबसे पहले इन्होंने बोला था कि कोई वस्तु को फेंकते हैं तो जमीन पर क्यों गिरती है, यानी कि जो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रेविटेशन का न्यूटन दिया था, उसके पहले भी ब्रह्मगुप्ता बोल दिए थे। ब्रह्मगुप्ता यानी गुप्त वंश की, यानी कि चौथी या पांचवी शताब्दी के बाद है ब्रह्मगुप्ता का। और न्यूटन कितना है? 17वीं शताब्दी का। तो न्यूटन से पहले बता दिए हैं ब्रह्मगुप्ता कि कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है। ब्रह्मगुप्ता ही सबसे पहले बोले थे। और एक और चीज बोले थे, ये ग्रहण जो होते हैं सोलर इलिप्स और लूनर इलिप्स, तो ग्रहण के नियम का प्रतिपादन किए थे कि ग्रहण आखिर क्यों लगता है। ये ज्योग्राफी का टर्म है कि लूनर इलिप्स और सोलर इलिप्स लगने के पीछे क्या कर रहा है, ब्रह्मगुप्त ही बोलते हैं। और ब्रह्मगुप्त याद कीजिएगा एक और, ब्रह्मगुप्त लास्ट में गुप्त है ना, तो गुप्त वंश में आते हैं, यानी गुप्त वंश के दरबारी कवि थे और मैथमेटिशियन थे, गुप्त वंश में आते हैं। और ये जो 9 रत्न होते हैं ना चंद्रगुप्त गुप्त वंश में 9 रत्न, तो 9 रत्न में ब्रह्मगुप्त भी आते हैं। भारत के आइंस्टीन को सब कुछ जानता है। आइंस्टीन कौन थे? E=mc², ठीक है, जर्मनी के शायद थे आइंस्टीन। तो भारत के आइंस्टीन को किसको बोलते हैं? नागराजुन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागराजुन क्या था? शून्यवाद के प्रतिपादक भी था और बहुत बड़े बौद्ध फिलोसफर था, बौद्ध दार्शनिक था। ये शून्यवाद का माध्यमिक सूत्र का ये प्रतिपादन किए थे नागराजुन, और बौद्ध दार्शनिक थे और महायान शाखा से रिलेटेड थे नागराजुन किससे थे? महायान शाखा से, यानी कि बौद्ध धर्म का महायान, हीनयान, वर्जयान होता है ना, तो उसमें महायान का ये थे नागराजुन से एक और क्वेश्चन आता है कि नागराजुन किसके दरबार में रहते थे? देखिए नागराजुन थे, आपको अश्वघोष थे, चरक थे, ये थे ना। एक आपको नागार्जुन, चरक और अचानक ट्रिक याद कीजिएगा, यानी कनिष्क के दरबार में बहुत सारे दार्शनिक रहते हैं, बहुत सारे साहित्यकार रहते हैं, बहुत ज्यादा फिलोसफर रहते हैं। तो उसका ट्रिक है, तो अचानक, अ से अश्वघोष बता दिए हैं, यहाँ अश्वघोष के बारे में नहीं अभी नहीं आए। च से चरक संहिता पुस्तक लिखे हैं, जो सबसे पहले वर्ल्ड में सर्जरी का फादर कौन थे, यानी कि शल्य चिकित्साक्रम, यानी जो सर्जरी होती है चीरफाड़, सबसे पहले कौन किया था? चरक। ये आपको कनिष्क वंश में फर्स्ट कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, तो कनिष्क के दरबारी कवि थे कौन? अ से अश्वघोष, अ से आते हैं अश्वघोष, च से आपको चरक, 9 से नागराजुन, क से कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबारी कवि का ट्रिक क्या है? अचानक। अ से अश्वघोष, च से चरक और 9 से नागराजुन। तो भारत के आइंस्टीन कौन थे? नागराजुन। ये याद कीजिएगा, ये आइंस्टीन को E बराबर है। ऐसे आइंस्टीन को याद आता है कि बहुत दिन तक इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने का कारण क्या था? तो आइंस्टीन यहूदी थे और उस समय यहूदी को लोग बहुत हे नजर से देखता था। बाद में इनको मिला, लेकिन E=mc² के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इनको आप कमेंट करके बताइए कि इनको किस थ्योरी, किसके लिए इनको मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस प्रोग्राम, किस थॉट के लिए मिला था, किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था, बताइए। भारत के मिल्टन किसको बोलते हैं? अश्वघोष। अभी बताया है अश्वघोष कौन थे? तो अश्वघोष भी क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे अश्वघोष। और अश्वघोष आपको कनिष्क के दरबार में रहा करते थे अश्वघोष। और अश्वघोष का पुस्तक भी है बहुत, 2 या 3 पुस्तक है, इसका एक याद करिएगा। अश्वघोष का पुस्तक का नाम है, एक तो है ब्रह्मा सूत्र नहीं लिखे हैं का यहाँ, हाँ, अश्वघोष बुद्ध चरितम और आपको सरिसपुत्रम और सौंदर्यम, यानी SSP। इनका ट्रिक क्या है? SSP, एस से सरिसपुत्र, ए से सौंदर्य या नाम है, और बी से ब्रह्मगुप्त, यानी कि ये इनके पुस्तक है। अश्वघोष का पुस्तक क्या नाम है? बुद्ध चरितम और आपको सरिसपुत्र और सौंदर्य, ये आपको अश्वघोष का पुस्तक है। बुद्ध चरितम, सरिसपुत्रम और सौंदर्यपुत्रम, ये अश्वघोष का पुस्तक है। और अश्वघोष को याद कीजिएगा, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है ना, तो 4 गो उसके बाद बौद्ध संगति होती है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति। तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के काल में, तो उस समय वहां का अध्यक्ष, वहां का जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 BC में,
दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में, और तीसरी बौद्ध संगति होती है 255 BC में, और चौथी बौद्ध संगति होती है आपको 1st सेंचुरी में। तब पहला आपको अजात शत्रु के काल में होती है, दूसरा आपको कालाशोक के नेतृत्व में काल में ब्रिजेम में होती है, और चौथी होती है अशोक के कार्यकाल में, और तीसरी और चौथी होती है यही आपको कनिष्क के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के आइंस्टीन नागराजु, भारत के मिल्टन अश्वघोष भी हो गए, भारत के हीरा गोपाल कृष्ण गोखले, ये भारत के हीरा थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के हीरा किसने बोला था? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोले थे? भारत के हीरा, यानी कि डायमंड ऑफ इंडिया। ये भारत के हीरा थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले टीचर थे किनका? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे MG रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे इज ए टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एंड गोपाल कृष्ण गोखले इज ए टीचर ऑफ महात्मा गांधी। और हु इज द टीचर ऑफ महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और सब ये जितने भी गांधीज्म है वो एक तरह से क्या है? गांधी जी उनके लिए उनके शिक्षक हो गए। जितने भी गांधी को फॉलो करते हैं उनके लिए वही आइडियल हो गए, वही आदर्श हो गए, गांधीवादी। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत के हीरा थे। तो किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए, गुरु छात्र की परंपरा संबंधित है कि हमेशा पूछता है कि सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सिकंदर। तो देखिए, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, इनको बोलते हैं इंग्लिश में अलेक्जेंडर, इनको बोलते हैं एरिस्टोटल, इसको बोलते हैं सोक्रेट्स। तो देखिए, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु के गुरु थे प्लूटो के गुरु थे सुकरात। सबसे पुराने कौन है? सुकरात। ये सब तीनों कहाँ थे? यूनान के बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े, क्या जितना भी कहिए बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग एंड बियॉन्ड ऑफ माई नॉलेज, ये इतने जाने तीनों व्यक्ति, चारों, इनको छोड़ के, सिकंदर को छोड़ दिया जाए तो सुकरात, प्लूटो और अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे। ऐसे सुकरात तो 399 BC के आसपास यूनान में जन्म हुआ है, और सुकरात के सिद्धांत, सुकरात और गौतम बुद्ध की याद कीजिएगा। सुकरात गौतम बुद्ध की भांति ही कोई भी पुस्तक नहीं लिखे थे, लेकिन उनके विचार इतने ज्यादा, उनके जो चेले थे प्लूटो और अरस्तु तो उनके चेला नहीं है, उनके शिष्य नहीं है, लेकिन प्लूटो और अरस्तु ने सुकरात के विचार को पूरे विश्व में क्या किए थे? स्प्रेड किए थे। सुकरात कुछ किताब रिटर्न कुछ भी नहीं लिखे थे, उनके विचार जो बोल दिए गए थे, बाद में उनके जो शिष्य हुए प्लूटो, और प्लूटो के शिष्य जो अरस्तु, यही प्लूटो और अरस्तु ने सुकरात के विचार को पूरी विश्व में क्या किया? फैलाया। तो याद कीजिएगा, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम है सुकरात। प्लूटो अरस्तु का एक किताब कहता है पॉलिटिक्स किताब, याद रखिएगा, हु रोट द किताब। तो अरस्तु कौन है? प्लूटो। पॉलिटिक्स एक पुस्तक है अरस्तु। और अरस्तु तो ऐसे भी बोलते हैं ना, अरस्तु साइंस का भी पिता है, बायोलॉजी का भी पिता है, साइंस का भी, बायोलॉजी का भी, और जीव विज्ञान का भी, प्राणी विज्ञान का भी। वनस्पति विज्ञान को छोड़ दिया जाए तो अरस्तु किसका गुरु? साइंस के पिता, फादर ऑफ साइंस अरस्तु, फादर ऑफ साइंस अरस्तु, फादर ऑफ साइंस अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु, अब फादर ऑफ प्राणी विज्ञान भी, यानी कि बोटनी का भी पिता कौन है? अरस्तु। यानी अरस्तु बहुत बड़े, क्या कह सकते हैं, दार्शनिक तो है, हर क्षेत्र में इनके क्या था? जानकारी था। तो याद कीजिए, सिकंदर गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो, के गुरु सुकरात। ये 399 BC के आसपास बाद में ये हुए थे। आज सिकंदर को देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। चलिए आते हैं, तो भारत के हीरा गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक बता दिए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले MG रनाडे, और इनके शिष्य महात्मा गांधी। भारत के हीरा शहर किसको बोलते हैं भाई? तो सूरत को, जो सूरत शहर है, एशिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट है सूरत में। तो भारत के हीरा शहर किसको बोलते हैं? आपको भारत के हीरा शहर सूरत को बोलते हैं। देखिए, एक मिल्टन का पुस्तक आता है, मिल्टन को, ये अंग्रेज कवि था मिल्टन, जॉन मिल्टन। जो भारत के मिल्टन किसको बोलते हैं? जो राइटर होगा उसी से रिलेटेड अश्वघोष, जो बहुत दार्शनिक था। तो जॉन मिल्टन के पुस्तक है जिसको बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बहुत फेमस पुस्तक है मिल्टन। अब पुस्तक से इसी में जितना बताए हैं उसे पुस्तक से चर्चा कर देते हैं आपको। चलिए, इधर कालिदास से पिछड़ा बताना है, कालिदास लास्ट खत्म करेंगे हम। अमीर खुसरो बिहार दुर्ग में पूछा हुआ था, पटियाली में जन्म हुआ है, एटा जो यूपी में है। शंकर रामाजी एडिशन बोलते हैं। ब्रह्मगुप्त का भी बता दिए, दार्शनिक है, बहुत दार्शनिक है, और गुप्त वंश में ही है, गुप्त वंश के थे। और ये सबसे पहले बड़े थे, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, दर्शन का सिद्धांत सबसे पहले ये दिए थे।
ठीक है। फिलोसफी का ज्ञानी थे गोपाल कृष्ण गोखले बता दिए, सूरत बता दिए, पैराडाइज लॉस्ट कौन बोलता है, जॉन मिल्टन बोले हैं। और आपको अर्थशास्त्र कौन लिखा है, चाणक्य लिखा है। द प्रिंस कौन लिखा है, मैकियावेली। भारत के मैकियावेली क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। चाणक्य का और व्यक्ति और क्या नाम है, विष्णु शर्मा है, कौटिल्य है, ठीक है। और आपको कनिष्क के दरबार में कुछ दरबारी कवि होते थे, उनका ट्रिक क्या है, अचानक क से, अश्वघोष, च से, चरक, न से, नगराधीन, क से कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में ये सब कवि थे। कनिष्क के दरबार में या कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति जो प्रथम शताब्दी में हुई थी, उन्हीं के काल में हुई थी। और अश्वघोष क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। और सुकरात के बारे में बता दिए, प्लूटो के बारे में बता दिए, अरस्तु के बारे में बता दिए। अरस्तु क्या पुस्तक याद कीजिएगा, पॉलिटिक्स पुस्तक कौन लिखा है, तो अरस्तु ने लिखा है। अरस्तु को क्या बोलते हैं, साइंस के पिता, जीव विज्ञान के पिता और प्राणी विज्ञान के पिता, 3 को पिता है। और आपको लास्ट क्षण तक एक बार हम रिवाइज करवाते हैं, रक्त और लौह की नीति कौन कहते हैं, तो बलबन। भारतीय अगर इंडियन रेफरेंस में बात करें तो बलबन, अगर वर्ल्ड रेफरेंस में बात करें तो बिस्मार्क। तो ब से बलबन, ब से बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क, बलबन। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था, बिस्मार्क का। नेपोलियन कौन था, फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई थी तो उस समय क्या थे, उसी समय यही राजा थे वहां का। शेक्सपियर कहाँ थे, अंग्रेज के कवि, अंग्रेजी कवि थे। और इंडियन में इनका बहुत बड़ा, इनको इंडियन रेफरेंस में किसको बोलते हैं, भारतीय शेक्सपियर, कालिदास को बोलते हैं। कालिदास कौन थे व्यक्ति भाई, तो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के जो शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का बेटा, उन्हीं के दरबार में दरबारी कवि थे। भारत के मैकियावेली कौन थे, चाणक्य थे भारत के मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंस। ये द प्रिंस पुस्तक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, ये आधुनिक दर्शन पर आधारित पहली पुस्तक है। भारत या हिंद का तोता किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एटा यूपी में, आपको पटियाली में हुई था। भारत के एडिशन किससे, शंकर रामाजी राणे को बोलते हैं। एडिशन क्या है भाई, तो फादर ऑफ बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिशन। भारत के न्यूटन किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मगुप्ता। तो क्यों भाई न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन इसलिए बोलते हैं कि ये भी थ्योरी दिए थे ना कि कोई वस्तु ऊपर फेंकने के बाद नीचे क्यों आती है, और दर्शन और इलिप्स का कॉन्सेप्ट दिए थे, ग्रहण कैसे लगता है। फिर भारत के मिल्टन को थे, अश्वघोष। मिल्टन का एक पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट, याद कीजिएगा कितने बार लोग पूछ दिया, पैराडाइज लॉस्ट किसका पुस्तक है, जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन अंग्रेज कवि थे। भारत के हीरा किसको बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के हीरा शहर किसको, सूरत को। और गुरु और छात्र से कुछ क्वेश्चन था, SPAS याद कीजिएगा, यानी कि सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सिकंदर। तो ये क्वेश्चन है। अब कालिदास द्वारा रचित पुस्तक, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का ट्रिक बताते क्या, खत्म करते हैं। कालिदास का पुस्तक का एक ट्रिक है, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है। कालिदास से संबंधित याद कीजिए, ऋतु कुमार अभी विक्रम में है। क्या है क्वेश्चन, क्या है प्रश्न है आपको, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का ट्रिक क्या है, ऋतु कुमार अभी विक्रम में, विक्रम एक जगह है पटना के बगल में है विक्रम। तो र से ऋतु संहार, ऋतु संहार एक पुस्तक है उनका। क से कुमार संभव, कुमार संभव ये भी पुस्तक है उनका। और र से रघुवंशम ये भी पुस्तक है उनका। अ से अभि से अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अब ब से विक्रम देव चरित, विक्रम देव चरित ये तो। म से माल विघ्न मित्रम, माल विघ्न मित्रम, यानी कालिदास के पुस्तक है, अक्सर पूछता है क्वेश्चन। तो क्या ट्रिक है, ऋतु कुमार अभी विक्रम में है। ऋतु कुमार किसी का नाम है, वो कहाँ है अभी, विक्रम में है। तो र से ऋतु संहार, ऋतु संहार। ऐसे मेघदूतम भी किताब, मेघदूतम नहीं लिखा है क्या कहीं, हाँ यहाँ से मेघदूतम, मेघदूतनम, यानी कि यहाँ कालिदास
क्लाउड को मैसेज करते हैं, बादल को मैसेज करते हैं। इसमें एक भाव है, ऐसा नहीं है कि क्लाउड को मैसेज करेंगे। आई तो वर्तमान में क्लाउड मैसेजिंग चलता है, क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि आप यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कोई गाना है मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा, रैम में या रोम में। लेकिन क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ये आपको एक ऐसा मैसेंजर होता है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जो बादल में स्टोर होता है। आपको जैसे फेसबुक का जो मैसेज होता है, फेसबुक का जो फोटो हो सकता है, इंटरनल मेमोरी में स्टोरेज नहीं होता है। लेकिन उसी प्रकार तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कालिदास ने मेघ को यानी बादल को मैसेज करते हैं कि आप आइए, यहाँ बरस क्यों नहीं है भारत माने या धरती पर। तो कौन है? ऋतु कुमार अभी विक्रम में है। ऋतु संहार, क से कुमार संभव, र से रघुवंशम, म से आपको मेघदूतम, अ से अभिज्ञान शकुंतलम, ब से विक्रम देव चरित्रम, और म से माल विक्रमित्रम। यानी ऋतु कुमार अभी कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। यानी भारतीय व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत के शेक्सपियर किसको? कालिदास को, भारत के मैकियावेली, भारत के मैकिया चाणक्य को, भारत का तोता आपको अमीर खुसरो को, भारत के एडिसन शंकर अमेजीराव ने, भारत के न्यूटन ब्रह्मगुप्ता, भारत के आइंस्टीन नागराजन, भारत के मिल्टन अशोक घोष, भारत के हीरा गोपाल कृष्ण गोखले और भारत के हीरा शहर सूरत को। ठीक है, आपसे व्यक्ति और कुछ क्वेश्चन फिर दोबारा लेकर आऊंगा। तब तक मेरे चैनल का नाम है GX स्पेस बाय JK सर। इसको चैनल को लाइक, इस वीडियो को ये जो भी वीडियो है उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको और उत्साहित कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए, ताकि मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।